अगर आप किसी भी देश की फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दो चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रैक्टिस केस स्टडी बेस्ड स्टडी होनी चाहिए, केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको हाई इल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप ये दो चीज़ों को करेक्ट कर लेते हो तो आपकी एग्ज़ाम पास होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एवरी फ्राइडे हम एक फ्राइडे फार्मा क्विज़ लेके आते हैं। तो फ्राइडे फार्मा क्विज़ का सेकेंड एपिसोड में आज हम एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस के ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग 10 केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। और ये 10 केस स्टडीज़ आपकी एग्ज़ाम में बहुत वैल्यू एडिशन करेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो से आ सकते हैं आपकी एफपीजी, नेप्लेक्स, पीवीसी या तो ओपरा एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो लेट्स वी डाइव इनटू द क्लास और स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, एपिसोड 2। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले एपिसोड को जाके देख लीजिए, वहाँ पे हमने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के ऊपर डिस्कस किया है। ओके, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, अ 32-year-old woman present with persistent low mood, loss of interest, fatigue and impaired concentration। 4 सिम्टम्स है। ओके, 4 सिम्टम्स और फॉर लास्ट 8 वीक्स, मतलब इट्स मोर देन 2 मंथ्स। 4 सिम्टम्स और 2 महीने से ज़्यादा। दिस इज द कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का कंफर्म डायग्नोसिस हो चुका है। हैज़ नो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। नो प्रायर एक्सपोजर टू द एंटी डिप्रेशन थेरेपी। इस पेशेंट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट? अमिट्रिप्टिलिन, फेनालाजीन, फ्लुएक्सिटिन और क्लोमिप्रामाइन। वीडियो को पॉज कीजिए, 2 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और इसका रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, केस 1 और आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो। ओके, चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट लाइन थेरेपी डिप्रेशन में क्या होनी चाहिए। डिप्रेशन में फर्स्ट लाइन थेरेपी अगर कोई कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है तो एसएसआरआई को हम नॉर्मली प्रिफर करते हैं एज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी। इसका मार्केट अगर देखोगे तो 70% ऑफ द एंटी डिप्रेसिव मार्केट एसएसआरआई से है। इसीलिए आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो एसएसआरआई में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, तो जो लिस्ट दिया गया है वहाँ पे फ्लुएक्सिटिन ओनली एक एसएसआरआई है। एसएसआरआई का फुल फॉर्म सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, तो फ्लुएक्सिटिन इज द राइट आंसर। इसकी फार्मेसी प्रैक्टिस जो आपको याद रखनी है वो क्या है? SSRI are the first line agent for the major depressive disorder due to good tolerability, safety in overdose। जैसे कि अगर आप ट्राईसाइक्लिक को देखोगे तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की 2 मेजर साइड इफेक्ट्स है, एक तो कार्डियोवेस्कुलर एंड एंटीकोलिनर्जिक। इसीलिए ट्राईसाइक्लिक को ज़्यादातर प्रिफर्ड नहीं किया जाता है फर्स्ट लाइन में। SSRI इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन थेरेपी। ओके, चलो बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। अब मूव करते हैं सेकेंड केस के ऊपर। सेकेंड केस स्टडीज, अ 40-year-old मेल स्टेबिलाइज्ड ऑन पेरोक्सिटिन। पेरोक्सिटिन क्या है? एसएसआरआई है। ओके, फॉर डिप्रेशन एंड रिपोर्ट डिक्रीज लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, उसकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो रही है और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रहा है। तो ये सिचुएशन में कौन सी मेडिकेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? तो विच एंटी डिप्रेशन इज लीस्ट लाइकली टू कॉज द सेक्सुअल डिसफंक्शन? तो आपको पता है कि एसएसआरआई की एक कॉमन साइड इफेक्ट है, दैट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद एसएसआरआई। तो ये सिचुएशन में हमें कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन देनी चाहिए जिसमें कंपेरेटिवली लिस्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन की साइड इफेक्ट्स हो? ओके, तो पेरोक्सिटिन एसएसआरआई है, सर्टलिन एसएसआरआई है, फ्लुएक्सिटिन एसएसआरआई है, तो ये नहीं देंगे। बुप्रोपियोन इज द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द पेशेंट दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग सेक्सुअल डिसफंक्शन। ओके, तो बुप्रोपियोन राइट आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों का भी आंसर ये सही होगा। ओके,
चलो, bupropion lack the serotonergic activity and preferred in patient experience in SSRI induced sexual dysfunction. Jump into the case number 3. A patient receiving venlafaxine, ये भी बहुत commonly use होने वाली एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन है, venlafaxine, for the major depressive disorders and develop elevated blood pressure after dose escalation. वेनलाफेक्सिन का डोज बढ़ाने के बाद पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स दिख रही है. ओके, द इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज प्राइमरीली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक. तो वेनलाफेक्सिन की ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स है अगर हाई डोज वेनलाफेक्सिन ले रहे हो तो. अब वेनलाफेक्सिन जो है इसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है. एक तो वो एसएसआरआई की तरह बिहेव करता है, मतलब सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है, और दूसरा नोरेड्रेनालिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है. ओके, तो ये सिचुएशन में अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो हाइपरटेंशन किसकी बदौलत होता है? नॉर्मली हाइपरटेंशन इज बिकॉज ऑफ नोरेड्रेनालिन, क्योंकि ये सिम्पैथोमाइमेटिक सब्सटेंस है. इसीलिए यहाँ पे अगर आपका रिस्पॉन्स देखोगे तो डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा. तो आंसर विल बी नॉरएपिनेफ्रिन. देखिए, आप वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड का ब्रेक लेके आप केस नंबर 3 और उसके सामने आपका रिस्पॉन्स लिखना जरूरी है ताकि हम समझ पाए कि आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो. ओके, चलो. Norepinephrine, venlafaxine cause the dose dependent norepinephrine reuptake inhibitor and which lead the hypertension. परफेक्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो. चलो, केस नंबर 4 इज अ पेशेंट अब्रप्टली स्टॉप, सडनली बंद कर दिया पेरोक्सिटिन, और उसके बाद पेशेंट हैज डेवलप्ड डिजीनेस, इरिटेबिलिटी, फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन. Which SSRI is most commonly associated with discontinuation syndrome? फ्लुएक्सिटिन, सर्ट्रिलिन, पैरोक्सिटिन और एसिटालोप्राम. पॉज कीजिए वीडियो 1 सेकेंड के लिए और आप इसका रिस्पॉन्स कीजिए. और सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स तो कर दोगे आप, लेकिन वाई ये लिखना मत भूलना. ओके, वाई ये मेडिकेशन से ऐसे सिम्टम्स आते हैं. ओके, तो चलो, आंसर हो गया आपका. देखते हैं. पेरोक्सिटिन. ओके, पेरोक्सिटिन की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं. अगर हम एसएसआरआईज में से 2 वर्ड्स को याद रखना है तो एक याद रखना है कि पेरोक्सिटिन इज द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ एसएसआरआई, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ. ओके, और फ्लुएक्सिटिन इज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ एसएसआरआई. तो ज़्यादातर विड्रोवल सिम्टम्स होता है शॉर्ट हाफ लाइफ वाले सब्सटेंस है, क्योंकि शॉर्ट हाफ लाइफ वाले सब्सटेंस जल्दी से क्लियर ऑफ हो जाते हैं एंड दैट हैज़ ए मैक्सिमम विड्रोवल इफेक्ट होती है. ओके, विड्रोवल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ शॉर्ट हाफ लाइफ मेडिकेशंस. फ्लुएक्सिटिन के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्लुएक्सिटिन की हाफ लाइफ बहुत लंबी है. ओके, और फ्लुएक्सिटिन खुद की भी 2 से 4 दिन की हाफ लाइफ है और उसकी मेटाबोलाइट जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट है, उसकी 7 to 15 डेज की हाफ लाइफ होती है. तो ये वर्ड याद रखना जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज वेरी वेरी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. ओके, तो पेरोक्सिटिन हैज ए शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ एंड दैट्स व्हाई दैट कॉज द विड्रोवल सिम्टम्स. और एसएसआरआई के विड्रोवल सिम्टम्स आप देख सकते हो, डिजीनेस, इरिटेशन, फ्लू लाइक सिम्टम्स. ओके, आंसर इज पेरोक्सिटिन. सही है आपके आंसर्स. एसएसआरआई विद द शॉर्ट हाफ लाइफ एंड शुड बी टेपर्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे बंद करना है टू प्रिवेंट द डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम्स, मतलब विड्रोवल इफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं. गुड. अ पेशेंट ट्रीटेड विथ फिनालजीन. फिनालजीन क्या है? फिनालजीन, ओके, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स with the severe headache, palpitation and markedly elevated blood pressure. ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, पाल्पिटेशन हो रहा है और हेडेक हो रहा है बीपी बढ़ने की वजह से. आफ्टर कंज्यूमिंग एज्ड चीज़. तो फिनालजीन चीज़ खाने के बाद इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स हुई है. ऐसा क्यों हुआ है?
दिस एडवर्स रिएक्शन इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपका रिस्पॉन्स लिखिए, केस नंबर 5 का आंसर क्या है। ओके और अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो तो दैट वुड बी फैंटास्टिक। तो केस नंबर 5 इसको बोलते हैं चीज रिएक्शन। दिस इज द टायरेमाइन कंटेनिंग फूड, टायरेमाइन कंटेनिंग फूड। तो माओ से क्या होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर टायरेमाइन की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, तो टायरेमाइन का एक्यूमुलेशन होता है और ये जो टायरेमाइन है वो इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, इनडायरेक्ट सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और उसकी वजह से सीवियर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके तो स्ट्रॉन्ग एडवर्स इफेक्ट है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायरेमाइन कंटेनिंग फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन, दैट्स कॉल्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ओके तो टायरेमाइन कंटेनिंग फूड इज द आंसर। चलो ठीक है, माओ इनहिबिटर्स टायरेमाइन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू द हाइपरटेंसिव क्राइसिस व्हेन द टायरेमाइन रिच फूड आर कंज्यूम्ड। और टायरेमाइन कंटेनिंग फूड कैसा है, जो चीज़ है या तो इस तरह के जो फूड है उसमें टायरेमाइन ज़्यादा होता है। डन। अ पेशेंट टेकिंग ट्रनाइलसाइप्रोमाइन and develop agitation, hyperthermia and tremor after using the over-the-counter cough medications. Okay, टायरेमाइन ये भी एक आप मेडिकेशंस जो एंटी डिप्रेसिव में यूज होती है। तो विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरेक्शन? एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल, ब्रूफेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन और लोपेरामाइड, ये सारी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके तो 1 सेकेंड की पॉज लीजिए और केस नंबर 6 में आपके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड कीजिए और साथ साथ में आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। चलो टायरेमाइन ये सॉरी ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन के साथ में अगर हम डेक्स्ट्रोमिथोरफेन देंगे तो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन क्या करेगा, वो भी सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है और ट्रेनाइलसाइप्रोमाइन भी सेरोटोनिन की लेवल को बढ़ाता है। अब ये दो मेडिकेशंस जब कंबाइन होती है तो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी। सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी के बिना का कोई पेपर नहीं होगा। आप एफपीजी लिखो, आप पीबीसी लिखो, ओपरा लिखो, जीपीएचसी लिखो, नेप्लेक्स लिखो, सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी इज द मैंडेटरी, इसका क्वेश्चन होना ही होना है आपके एग्जाम में। ओके तो दिस इज द सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मेडिकेशंस। ओके अब डेक्स्ट्रोमिथोरफेन का यूज क्या है, ड्राई कफ के लिए है। तो आपकी ओरल एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि पेशेंट इज कमिंग टू द फार्मेसी एंड आस्किंग फॉर कैन आई हैव डेक्स्ट्रोमिथोरफेन कंटेनिंग ड्राई कफ मेडिकेशन because one of my friend has taken the same medication and he got the really good benefits with that, so I want that medication. जब आप उसकी पेशेंट हिस्ट्री लेते हो एंड यू फाउंड द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ही इज टेकिंग द एनी अदर एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस, देन योर रिस्पॉन्स वुड बी लाइक दिस। okay your friend can take that medication because it shouldn't be any problem with that, but in your situation you are suffering from depression and that's why you should not have to use the dextromethorphan. Instead of that you use the better medication that's called the Folcodaine. Folcodaine is good for dry cough with antidepressive medication because that doesn't cause any kind of serotonin toxicity. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट केस स्टडी है आपकी डिप्रेशन के अंडरस्टैंडिंग में। डेक्स्ट्रोमिथोरफेन माओ के साथ में लेंगे तो सेरोटोनिजेनिक इफेक्ट होके प्रोड्यूस करेगा सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी। ओके अब केस नंबर 7 को देखते हैं। पेशेंट रिसीविंग सर्ट्रेलिन एंड ट्रामाडोल। ओके ट्रामाडोल क्या है, ये काइंड ऑफ पेन मेडिकेशन है एंड सर्ट्रेलिन इज SSRI medication. अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट ऑल्सो कैन कॉज द सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी, ये करता है। तो ट्रामाडोल कैन कॉज सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन कैन कॉज सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी।
द पेशेंट विथ कन्फ्यूजन, टाइफरेसिस, फीवर, हाइपर रिफ्लेक्शिया एंड क्लोनस। तो आपको पता होना चाहिए कि सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या क्या है। विच क्लिनिकल फीचर्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम? ब्रेडिकार्डिया, ओके, लीड पाइप मसल रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्शिया विद द क्लोनस एंड सीवियर हाइपोटेंशन। 1 सेकेंड का पॉज लीजिए, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शंस को पसंद कीजिए और सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी में क्या क्या ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं उसके बारे में लिखिए। ओके, चलो, आई होप आप सही होंगे, पर आंसर इज हाइपर रिफ्लेक्सिस विद द क्लोनस। ओके, देखिए, सेरोटोनिन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एक्सेसिव सेरोटोनिजेनिक एक्टिविटी, क्योंकि मेडिकेशंस जब हम देते हैं एसएसआरआई तो वो सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। उसका मतलब जो साइनेटिक क्लिप की जगह पे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। दूसरी मेडिकेशंस अगर वो भी सेरोटोनिजेनिक है तो उससे भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। उसका मतलब ये साइट ऑफ एक्शन के पास सेरोटोनिन का लेवल सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है। उसकी वजह से 3 टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 3 टाइप के प्रॉब्लम्स, एक तो न्यूरोमस्कुलर हो सकता है, ऑटोनोमिक हो सकता है एंड मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्टिविटी होती है, हाइपर रिफ्लेक्शिया, क्लोनस, ओके, जर्किंग मूवमेंट, इस तरह के ट्रिमर्स, जर्किंग मूवमेंट, हाइपर रिफ्लेक्शिया, ऐसा हो सकता है। ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी में हाइपरथर्मिया होता है। हाइपरथर्मिया बहुत गर्मी लगती है, स्वेटिंग्स होता है, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन, डायरिया। मेंटल स्टेटस में एजिटेशन, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस। तो सेरोटोनिन सिंड्रोम्स के क्या क्या सिम्टम्स है वो समझ होना जरूरी है। कैसी मेडिकेशन सेरोटोनिन सिंड्रोम्स कर सकती है, इसमें से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, चलो, क्वेश्चन केस नंबर 8। A 24-year-old woman with recurrent binge eating, बहुत ज़्यादा खाने के समय पे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और खाना खाने के बाद रिग्रेशन आता है कि अरे यार मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया। ओके, तो और ये खास करके वुमेन और यंग वुमेन में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों डेवलप हुई है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोशल मीडियाज़ या तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या तो जो हीरो हीरोइंस, ये जो कैरेक्टर्स के बेस पर से हमारी परसेप्शन एंड बिहेवियर हम बनाते हैं और ये कंडीशन को बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा ये एक प्रकार की जो ईटिंग डिसऑर्डर है। ओके, और उसके साथ साथ में कोमोर्बिड डिप्रेशन भी है। तो ये 24-year-old वुमेन खाने का कंट्रोल नहीं है, उसके बाद वो वॉमिटिंग कर देती है और उसका वेट तो नॉर्मल मेंटेन होता है, वो बहुत अंडरवेट नहीं हो जाती है। तो ये कंडीशन का नाम है बुलिमिया नर्वोसा। ओके, तो विच एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस कंडीशन? 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और आपके रिस्पॉन्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिकेशन है दैट इज अ फ्लुएक्सिटिन। फ्लुएक्सिटिन इज अप्रूव्ड फॉर बुलिमिया नर्वोसा। ओके, बुलिमिया नर्वोसा के लिए फ्लुएक्सिटिन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि उसको डिप्रेशन भी है और बुलिमिया नर्वोसा, तो दोनों कंडीशन को फ्लुएक्सिटिन से हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, फ्लुएक्सिटिन is the antidepressant approved for the bulimia nervosa. Bulimia nervosa versus anorexia, 2 वर्ड है। ओके, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, रिकरेंट बिंज ईटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कंपनसेटरी बिहेवियर में या तो वॉमिटिंग या तो लेग्जेटिव या तो डायूरेटिक्स ऐसी कुछ चीज़ें ले लेते हैं। ओके, नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स में बॉडी वेट नॉर्मल रहता है। अनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, वो अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, फूड इंटेक को, एंड लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट लो बॉडी वेट। ओके, और विच इंटेंस फियर ऑफ वेट गेनिंग। तो ये अनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स की पॉइंट्स आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, severely underweight patients with anorexia nervosa and depressive symptoms of being evaluated for the antidepressive therapy. Which antidepressant should be avoided due to the increased risk of seizure? तो कौन सा
बुलिमिया नर्वोसा या तो जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो हम नहीं दे सकते हैं? ओके, बुप्रोपियोन नहीं दे सकते बिकॉज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर। ये सीजर थ्रेशोल्ड को नीचे कर देता है, तो थोड़ा सा भी स्टिमुलेशन होगा तो पेशेंट्स को सीजर आ सकता है, एपिलेप्सी की अटैक आ सकती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में बुप्रोपियोन नहीं दे सकते हैं। ओके, गुड। चलो, आपका आंसर होपफुली सही होगा और आप मेरे साथ साथ आपके आंसर्स देते होंगे। डन। A patient previously treated with fluoxetine and is planned to be started on MAO। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the minimum required wash out period? कॉन्सेप्ट कौन सा है? wash out period, ओके, बिफोर इनिशिएटिंग द MAO। अब देखिए, फ्लूएक्सिटिन की हाफ लाइफ बहुत लंबी है, ओके, जैसे कि खुद की हाफ लाइफ 2 से 4 दिन है और उसकी जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स है उसकी 15 दिन तक की है। अब मान लीजिए कि पेशेंट्स फ्लूएक्सिटिन ले रहा है और पेशेंट्स उसके इमीडिएटली आज बंद करने के बाद कल से ही उसने माओ चालू कर दिया तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंट सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंट सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो दैट कैन कॉज अ सेरोटोनिन टॉक्सिसिटी और पेशेंट्स को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें कितने समय का वॉश आउट पीरियड रखना चाहिए? 1 सेकेंड का पॉज लीजिए, आपका रिस्पॉन्स लिखिए और आप यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है उसको फॉलो कीजिए। ओके, चलो, राइट आंसर इज 5 वीक्स। अबाउट 5 वीक्स का वेट करना जरूरी है वॉश आउट पीरियड में। अगर आपको इस तरह की क्लास वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एवरी फ्राइडे वी आर गोइंग टू कम अप विथ 10 डिफरेंट केस स्टडीज़ और ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियोस को मिस ना करो। ओके, चलो, तो अब तक हमने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्ज़ाम गोल्ड। ओके, तो ये एग्ज़ाम गोल्ड में SSRIs, फर्स्ट लाइन फॉर डिप्रेशन पता है हमें, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, डर्टी ड्रग्स। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप पहले एपिसोड को देख लीजिए ताकि ये आप मिस ना करो। ओके, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो को जाके देख सकते हो। माओ, ओके, लास्ट लाइन ड्रग, माओ के साथ बहुत बड़ी साइड इफ़ेक्ट्स जुड़ी हुई है, फूड और ड्रग के इंटरेक्शंस भी बहुत है, इसीलिए माओ को कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है बाकी के एंटीबायोटिक्स एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस को तभी देते हैं। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ की SSRI पैरोक्सिटिन, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ में फ्लूएक्सिटिन। सेरोटोनिन सिंड्रोम्स क्या है? हाइपर रिफ्लेक्स क्लॉनस एंड हाइपरथर्मिया। माओ के साथ टायरेमाइन लेंगे तो क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकती है। हाई डोज वेनलाफेक्सिन से क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बुलिमिया नर्वोसा में कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं? फ्लूएक्सिटिन दे सकते हैं। बुप्रोपियोन कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? तो वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में नहीं दे सकते क्योंकि दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीजर। SSRI की विड्रोवल से क्या होता है? तो पेरोक्सिटिन का केस देखा था ना, डिजीनेस एंड इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन। ओके, TCA की टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? QRS, वाइडनिंग एंड ECG, कार्डियो टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आपको इसकी PPT चाहिए या तो ये लेक्चर नोट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, लेक्चर नोट मैं आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगर आप आपकी काउंसलिंग स्लॉट को बुक करना चाहते हो तो फ्री करियर काउंसलिंग, कस्टमाइज करियर काउंसलिंग बुक करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और आपके काउंसलिंग की स्लॉट को बुक कर सकते हो।